चीज़ हम करने जा रहे हैं ना कि आज मैं आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शंस जितने भी होते हैं ना उसके हवाले से आज हम 1.5 घंटे की क्लास करने वाले हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंप्लीट पोर्शन है उसके जितने भी रिएक्शंस होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं और जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर है। तो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, काफ़ी बड़ा लेक्चर है, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें आज देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेटा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो मेजर होते हैं ना वो 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। 4 टाइप्स हैं बस, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी इन्हीं चीज़ों पर बेस कर रही होती है। तो ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन जब आप कर लोगे तो ये आपका जो है वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 ये पूरा हो जाएगा। अगर 4 चैप्टर एक साथ हो जाएंगे एक ही बोर्ड पर, एक ही डिस्कशन में। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारे पास 4 तरह के होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है, द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो वो हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर ये हमारे पास होता है एडिशन रिएक्शन, या फिर हमारे पास ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और फाइनली जो हमारे पास 4th तरह की रिएक्शन है उनको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 तरह के रिएक्शंस हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, रिडॉक्स। तो एक एक करके इन तमाम टाइप के रिएक्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या व्हाट इज़ एडिशन रिएक्शन, व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज़ एलिमिनेशन। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन पे बात कर लें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है। एक मिसाल के तौर पे जैसे कंपाउंड है AB, जब वो C से रिएक्शन करेगा तो AC+B बन जाएगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस C ने क्या किया, इस B को सब्स्टिट्यूट कर दिया और A के साथ जाकर अटैचमेंट हो गई। तो ये जो AB हमारे पास है, दिस विल बी कॉल्ड सबस्ट्रेट, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। ये जो C हमारे पास आया, दिस इज़ अ रिएजेंट। ये जो AC हमारे पास बना, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। और ये जो B हमारे पास आ रहा है, दिस B इज़ कॉल्ड व्हाट, जो बाहर निकल गया, दिस इज़ कॉल्ड लिविंग ग्रुप। तो जितने भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो इसी क्राइटेरिया को, इसी कंडीशन को, इसी एक जनरल मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा कौन, याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करते हैं, जितने भी हमारे पास सारे के सारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। अब उन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या आ जाएंगे, आपके पास अल्केन्स आ जाएंगे। अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इस तरह से हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स आ जाएंगे, RX, ये भी सैचुरेटेड होता है। और इस तरह से बेंजीन, ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या देते हैं, हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड, जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, सिवाय बेंजीन के। बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड भी होता है, लेकिन बेंजीन उसके बावजूद सैचुरेटेड है, रेजोनेंस की वजह से बेंजीन में सैचुरेशन आती है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसे अल्केन्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स है, बेंजीन है, ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिएजेंट के लिहाज से 3 तरह के हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ बताता हूँ, यहाँ बताऊँगा मैं आपको सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ 3rd टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएजेंट, रिएजेंट के बेसिस पे। एक हमारे पास कहलाएगा
फर्स्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक हमारे पास कहलाएगा यहाँ पर द सेकेंड वन विच इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक हमारे पास कहलाएगा यहाँ पर दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फर्दर 3 जो है वो हमारे पास टाइप हैं। ठीक है बच्चों, टाइप नंबर 1 दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टाइप नंबर 2 दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टाइप नंबर 3 दिस इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और इनके नाम जो आ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, ये असल में हमारे पास सारे रिएजेंट्स हैं। ऑल दिस आर द एक्चुअली द रिएजेंट्स, ठीक है, जो असल में सबस्ट्रेट के साथ अटैक कर रहा होता है। तो जब हम रिएजेंट्स की बात करें तो रिएजेंट्स को 3 क्लासेस में 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएजेंट होते हैं वो रिएजेंट 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से चीज़ों को सुनना है, बिकॉज पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक क्लास में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो कुछ है, इसलिए वो कहने को एक बोर्ड है, ये कहने को एक ही बोर्ड में भरूँगा, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन आपको कम से कम 200 से 250 किस्म के MCQs के इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, इतने इन्फॉर्मेशन ग्रांट हो जाएंगे। तो रिएजेंट, क्योंकि रट्टा तो आप लगाना नहीं है, आप बोलेंगे सर आप इस तरह से क्यों बना रहे हैं, आप हेडिंग वाइज क्यों नहीं करा रहे हैं, तो चूँकि इंटर नहीं है ये, दिस इज़ एप्टीट्यूड, तो उसमें इसी तरह से आप उसको समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका माइंड में बन जाए। तो रिएजेंट हमारे पास जो है, रिएजेंट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। या हमारे पास होता है फ्री रेडिकल, या हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल। फ्री रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल कोई भी ऐसा रेडिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, R., ये फ्री रेडिकल है। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज लगा होगा और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज लगा होगा। ये फ़र्क है फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल जो वर्ड निकला है तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज से निकला है। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं क्योंकि इन पर खुद पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है, दे आर एक्चुअली न्यूक्लियस लविंग, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। और फ्री रेडिकल्स ये कैसे बनते हैं? होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं। होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से मुराद ये हो गया कि अगर 2 कंपोनेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर A और B, और इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जब ये अलग हो जाएंगे तो ये फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे, जिसमें R.डॉट से शो करते हैं, इसमें ना प्लस चार्ज आता है ना माइनस चार्ज आता है। तो रिएजेंट्स जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह के होते हैं, या तो फ्री रेडिकल, या तो इलेक्ट्रोफाइल, या तो न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब बहुत सारे फ्री रेडिकल हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, एक पूरी लिस्ट है इसकी जो भी मैं आपको बताऊँगा एक एक करके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? तो ये आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है बेंजीन। बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है क्योंकि बेंजीन खुद क्या होता है? बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। चूँकि बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो आराम से किसी को भी दे सकता है, तो ये उसको देता है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है। चूँकि इलेक्ट्रोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट होता है बेंजीन पे, तो इसलिए हम कहते हैं कि बेंजीन के हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। और बेंजीन खुद क्या है? बेंजीन खुद असल में एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? चूँकि उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा को इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बेंजीन करता है। गेट बंद कर दीजिए। ठीक है, और उसको हम लोग जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सेकेंडरी केमिस्ट्री में चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके, अच्छा बेंजीन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल आकर को अटैक कर लेता है। और ये 5 तरह के बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास होते हैं। 5 एग्जाम्पल्स इसकी हमारे पास हो सकती हैं, अलग अलग तरह से जो है वो चीज़ें आकर इस पर अटैक कर सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट वन बेंजीन है। इस बेंजीन पर अगर हमारे पास, अगर हम इस पर रिएक्शन करा दें Cl2 का
इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो लेविस एसिड है। तो क्या होगा, इस बेंजीन पर आकर एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा यहाँ पर, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जिसका नाम होगा Cl पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट होगा जो जाकर इस पर अटैक करेगा बेंजीन पर, और बेंजीन की एक जगह पर आपके पास Cl आ जाएगा और ये यहाँ पर HCl रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला कंपाउंड हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड, इस स्पेसिफिक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन। तो ये एक एग्जाम्पल होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, इससे बेंजीन पर क्लोरीन अटैक करे इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो फिर Cl पॉजिटिव अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल आकर, तो क्लोरोबेंजीन बन जा रहा है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब चीज़ें पढ़ी हुई होंगी आपने कहीं ना कहीं। सेकंड, इसके बाद हैलोजिनेशन के बाद हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा बच्चों, इसमें बेंजीन रिंग है और बेंजीन का रिएक्शन हो जाएगा दो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड, इट मस्ट बी कंसनट्रेटेड, और साथ में लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, दिस शुड आल्सो बी कंसनट्रेटेड, दोनों कंसनट्रेटेड होने चाहिए। तो होगा क्या कि NO2 प्लस आइन जनरेट होगा। NO2 प्लस आइन, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम आइन, दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोनियम आइन। तो नाइट्रोनियम आइन, चूँकि यम वाला जो आइन होता है वो पॉजिटिव आइन होता है, तो नाइट्रोनियम आइन जनरेट होगा, इस बेंजीन पर जाकर अटैक कर लेगा। जब इस बेंजीन पर जाकर अटैक करेगा तो बेंजीन के साथ ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, NO2 अटैच हो जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। अभी जो कंपाउंड हमारे पास बना, दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन, इसको हम लोग नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। नाइट्रेशन के बाद थर्ड हमारे पास क्या हो जाती है इसके अंदर, थर्ड हमारे पास हो जाती है इसके अंदर सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि बेंजीन है, इस बेंजीन का रिएक्शन होता है किसके साथ, SO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कंसनट्रेटेड होता है यहाँ पर ये भी। अब इससे क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो SO3H प्लस होता है, SO3H प्लस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनियम आइन, दिस इज़ कॉल्ड सल्फोनियम आइन। तो ये सल्फोनियम आइन जनरेट होगा और ये जाकर अटैक करेगा किस पर, इस बेंजीन पर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ SO3H आ जाएगा और इसके साथ कोई एक्स्ट्रा एलिमिनेशन नहीं होती। तो दिस विल बी कॉल्ड, दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारे पास बन जाएगा। दिस इज़ थर्ड रिएक्शन, सल्फोनेशन। चौथा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन कर रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीडेल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। अगरचे इसमें से एक एक टॉपिक इतना बड़ा हम इंटर में पढ़ते हैं कि दो पेज भर रहे होते हैं, इस पर 2 पेज, इस पर 2 पेज, इस पर 2 पेज, लेकिन चूँकि हम एप्टीट्यूड के क्लास से डिस्कस कर रहे हैं तो हमें शॉर्टकट ही लेकर चलना चाहिए चीज़ों को। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन रिंग हमारे पास है, इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन हो जाता है किसके साथ भाई, इसका हम रिएक्शन करा देते हैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे अगर आप CH3Cl ले लोगे और साथ में लेविस एसिड ले लेते हैं, तो ये जो AlCl3 ले रहे हैं वो लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ जनरेशन हो जाती है किसकी, यहाँ पर आकर लग जाता है CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप आकर अटैचमेंट कर लेता है और साथ में HCl लिबरेट हो जाता है। दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड टॉलुइन। इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं हम, मिथाइल बेंजीन कहते हैं कि टॉलिन कहते हैं, एक ही बात है। फाइनल हमारे पास जो रिएक्शन होता है, जो फाइनल हमारे पास जो रिएक्शन आएगा आखिरी, वो हमारे पास यहाँ पर होता है फ्रीडेल क्राफ्ट्स असाइलेशन। उसको हम कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। अब फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन के अंदर क्या होता है कि आप बेंजीन रिंग लेते हैं और इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन आप करा देते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, CH3C+O दिस इज़ कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। अब फिर क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर C+O CH3 की अटैचमेंट हो जाती है और साथ में HCl निकल जाता है। अभी जो स्पेसिफिक कंपाउंड हमारे पास बनता है, दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन बनता है ये कंपाउंड। तो ये असाइल ग्रुप जाकर इसमें जाकर अटैचमेंट कर लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Cl+, NO2+, SO3H+, CH3+ और असाइलियमाइन, इन ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जिन्होंने बेंजीन पर जाकर अटैक कर दिया। तो ये हमारे पास कहलाते हैं, दिस विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
जो बेंजीन करता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? बेंजीन के 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और सब में क्या होता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर वो बेंजीन पर अटैक कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ पर ये बात? अब इसके बाद तो एक पोर्शन हुआ, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैंने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया और सब्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने इलेक्ट्रोफिलिक बताया, उसको एक्सप्लेन किया, है ना। तो अब आगे आते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की तरफ या फिर उस तरफ। चूँकि जाहिर सी बात है ये एक पेज नहीं था, नोट्स इतने मोटे मोटे 200-200 पेज के नोट्स रट्टा मारे होंगे ना इंटर में, उससे बेहतर है कि एक बार एक चार्ट में समझ लो एक ही दिन में। वो सब एक ही चीज़ से वो एक दिन में भी समझा जा सकता था, लेकिन चूँकि उसका कॉन्सेप्ट इतना नहीं था तो एक दिन में नहीं समझते थे। लेकिन अब हमें पता है ये सारी चीज़ें नज़रों से गुजरी हुई हैं हमारे, वो नई चीज़ नहीं है। अब आते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा? याद रखना है कि ये हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन करेंगे? ये हमेशा हमारे पास जो है वो अल्केन्स करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमेशा अल्केन्स के अंदर होगी बस, और किसी में नहीं होगी, अल्केन्स के अंदर होगी। और अल्केन से मुराद किसके अंदर हो जाएगी? मीथेन के अंदर हो जाएगी, इथेन के अंदर हो जाएगी, एट्सेट्रा, इनके अंदर होगी। मीथेन इथेन वगैरह के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा होता है जो कि आगे जाकर क्या कर रहा होता है, अल्केन पर जाकर अटैक कर रहा होता है, ठीक है। और जितने भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होते हैं तो इसमें हम एक फर्दर एग्जांपल लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हैलोजिनेशन। मतलब हैलोजिन का अगर हम अटैक कराएं किसी अल्केन पर तो वो हम उसमें हैलोजिनेशन उसको हम कह सकते हैं। और हैलोजिनेशन एक ऐसा रिएक्शन है, इट इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हो रहा होता है। और हैलोजिनेशन में हम क्या कर रहे होते हैं? सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स मतलब हैलोजिन को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हैलोजिनेशन हम कर लेते हैं, किसी अल्केन की कर लेते हैं। अब 3 स्टेप पर जाकर ये होता है, 3 स्टेप इसके अंदर होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपके पास होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमारे पास कहलाता है, स्टेप नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर होता है। और स्टेप नंबर 1 पहला स्टेप हमारे पास कहलाता है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, ठीक है। चेन इनिशिएशन के अंदर क्या होती है कि यहाँ पर चेन इनिशिएट हो रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है, इसको हम लोग कहते हैं चेन इनिशिएशन। और ये एक फोटोकेमिकल स्टेप होता है। इसके अंदर क्या होता है कि Cl क्लोरीन है ना, स्टेप मैकेनिज्म अगर मैं बात करूँ इसकी, तो पहला स्टेप में क्या होता है कि क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फिशन हो रहा है वो हमारे पास कहलाता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के अंदर क्या होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये Cl अलग हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। तो क्या अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो रहे हैं, किसी पे प्लस या किसी पे माइनस चार्ज नहीं आ रहा, तो वो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि चार्ज दोनों पे जो है वो 0-0 है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 होता है, सेकंड स्टेप हमारे पास होता है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होती है? चेन इनिशिएशन के बाद होती है चेन प्रोपेगेशन। सेकंड स्टेप में चेन प्रोपेगेशन होती है और ये चेन प्रोपेगेट होता है, मतलब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये जाकर मीथेन के किसी हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और इस तरह से हाइड्रोजन है, दिस इज़ मीथेन। और मीथेन पे हमने एक फ्री रेडिकल का अटैचमेंट कर दिया। यहाँ पर क्या होता है कि ये एक बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद Cl इस कार्बन पे जाकर अटैक कर लेता है और हमारे पास CH3 बन जाता है डॉट और प्लस HCl बन के ये सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। सॉरी CH3Cl बन जाता है, CH3Cl बन जाता है। इस तरह से ये कंटिन्यूट प्रोसेस चलता रहता है। पहले CH3Cl बनता है, फिर अगले स्टेप में एक और हाइड्रोजन निकलते हैं, क्लोरीन बढ़ता है, CH2Cl2 बनता है, फिर CHCl3 बनता है और फाइनली CCl4 बन जाता है। ये स्टेप चलते रहते हैं। CCl4 पर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं। ये जो कंपाउंड होता है CHCl3 जो बनता है ये एक फेमस कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म बन रहा होता है। CCl4 हमारे पास जो बनता है दिस विल बी कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है तो क्या होता है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। स्टेप नंबर 2 के बाद फाइनल स्टेप स्टेप नंबर 3 होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं चेन टर्मिनेशन। चेन क्लोज हो जाता है, चेन टर्मिनेट हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड चेन टर्मिनेशन। और चेन टर्मिनेशन कैसे होती है कि जो आगे बचे हुए Cl नेगेटिव आयन रह जाते हैं वो आपस में रिएक्शन करके Cl2 दोबारा बना लेते हैं। तो सिर्फ जो पहला स्टेप होता है ना यहाँ पर वो फोटोकेमिकल होता है, यहाँ पर H लगा लेते हैं।
मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटता है, फिर ये Cl क्या करता है, मिथाइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट करना शुरू कर देता है, एक एक करके तमाम हाइड्रोजन को निकालकर CCl4 की फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी की बात की जाए कि कौन से अल्केन्स या कौन से हैलोजेंस ज़्यादा अच्छी तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अल्केन्स के साथ, तो याद रखिएगा रिएक्टिविटी में इसमें हम सिर्फ जो है वो क्या करते हैं, F2 नहीं यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर क्लोरिनेशन कर सकते हैं और ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, आयोडिनेशन भी यहाँ पर हम नहीं कर सकते। ठीक है, फ्लोरिनेशन किस लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, F2 किस लिए हम ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ वेरी हाई रिएक्टिविटी, क्योंकि बहुत हाई रिएक्टिविटी की वजह से हम फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं करवाते मीथेन के साथ, और आयोडीन किस लिए नहीं करा सकते हैं, बिकॉज ये रिएक्शन हो जाता है रिवर्सिबल, आयोडीन के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो इसलिए सिर्फ क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन हम करा सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में अल्केन्स के साथ, मीथेन और इथेन के साथ। ठीक है, और ये चेन स्टेप होता है, 3 स्टेप्स इसके अंदर चलते हैं। स्टेप 2 में उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि सारे हाइड्रोजन निकल नहीं जाते हैं, CCl4 आता है, मीथेन की क्लोरिनेशन स्टॉप हो जाती है, फिर स्टेप 3 में चेन टर्मिनेट हो जाता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जो बेंजीन करते हैं, और ये हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है जो सिर्फ अल्केन्स करते हैं। अल्केन्स से मुराद मीथेन करेगा, इथेन करेगा। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन हो रही है, हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ रहा है, ब्रोमीन भी आ सकता है, फ्लोरीन नहीं आ सकता, आयोडीन नहीं आ सकता, रीज़न मैंने यहाँ पर बता दिया क्यों। क्लियर है, बस इसके अलावा एप्टीट्यूड में और कुछ नहीं पूछ सकते हैं आपसे, मैक्सिमम चीज़ें यही पूछ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जब इसमें हम आते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में थर्ड टाइप, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड टाइप जो हमारे पास है, दिस विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास कौन करेगा, तो इसको याद रखना है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ RH अल्काइल हैलाइड कर रहा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको हम लोग पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली अपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ रहे होते हैं सेकेंडरी केमिस्ट्री में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में SN रिएक्शंस भी कह सकते हैं, इसी को शॉर्ट में SN रिएक्शंस कहा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये अल्काइल हैलाइड करता है, चूँकि आप जानते हैं अल्काइल हैलाइड का जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होता है जिसमें से X जो होता है, हैलोजन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है बनिस्बत R के। तो X क्या करता है, नेगेटिव चार्ज गेट कर लेता है और R पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने पास। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करना चाहे, NU न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस से शो करते हैं, तो वो क्या कर सकता है, इस R पर जाकर अटैक कर सकता है और बना लेगा RNU बना लेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, और हमारा X माइनस लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकल जाएगा। ज़रूरी यह है कि इस वाले न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर ये RH में से इस X को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी के लिए से बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर R के साथ यहाँ पर अगर मैं Cl ले लूँ और इसके साथ ब्रोमीन का रिएक्शन करा दूँ, ब्रोमीन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है Br माइनस का, लेकिन ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है बिकॉज क्लोरीन पहले ही ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो ये इसको बॉन्ड तोड़ के क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। हाँ, अगर यहाँ ब्रोमीन होता और यहाँ क्लोरीन होता तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाता। तो हमेशा याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल जो आना चाहिए ना, वो इस लिविंग ग्रुप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तब वो इस लिविंग ग्रुप को हटा सकता है, वरना नहीं हटाएगा। जैसे इस कंडीशन में नहीं हटा रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर नेगेटिव चार्ज वाला इस X माइनस को हटा दे, वो नेगेटिव चार्ज इस Cl माइनस को हटा सकता है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे, जो ज़्यादा रिएक्टिव है इससे। अब इसके लिए अलग अलग हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं जिसकी रिएक्टिविटी अलग अलग तरह की होती है, तो वो अलग अलग तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन हमारे पास कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वो किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि बैठ जाओ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अब यहाँ से डिफरेंट तरह के जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मतलब न्यूक्लियोफाइल अलग अलग तरह के हो सकते हैं, वो अलग अलग तरह के आकर इस R पर अटैक कर सकते हैं। अलग अलग तरह के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, अलग अलग तरह से अटैचमेंट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अपने RH ले लूँ, कोई एक RH अपनी तरफ से ले लेता हूँ, जैसे CH3Cl ले लेता हूँ, मिथाइल क्लोराइड, दूसरा भी ले सकते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। तो एक अल्काइल हैलाइड हमने ले लिया जैसे कि CH3Cl। अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं मिसाल के तौर पर जैसे KOH के साथ करा देते हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। इसी CH3Cl का रिएक्शन हम करा सकते हैं और भी कंपोनेंट्स के साथ,
इसके रिएक्शन NaNH2 के साथ करा सकते हैं, तो हमें एक इलेक्ट्रोड मिलेगा। इसी CH3Cl के रिएक्शन हम करा सकते हैं KSH के साथ, तो हमें एक इलेक्ट्रोड मिलेगा। इसी CH3Cl के रिएक्शन हम करा सकते हैं KCN के साथ, तो हमें एक इलेक्ट्रोड मिलेगा। इसी CH3Cl के रिएक्शन हम करा सकते हैं RONA के साथ, मतलब RONA से मुराद के समझ लो कि CH3ONA के साथ करा देते हैं, तो हमें एक इलेक्ट्रोड मिलेगा। और इसी CH3Cl का रिएक्शन हम करा देते हैं CH3COONA के साथ, सोडियम एसीटेट के साथ, तो हमें एक इलेक्ट्रोड मिलेगा। 1 2 3 4 5 6। अमोनिया से भी करा सकते हैं, जैसे CH3Cl का रिएक्शन हम करा दें अमोनिया के साथ, तो उससे हमें एक इलेक्ट्रोड मिलेगा। तो ये हम डिफरेंट एग्जांपल्स में आपको शो कर रहा हूँ इसके भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स में आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिफरेंट एग्जांपल्स में आपको शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये सारे अल्काइल हैलाइड हैं और ये सारे को रिएजेंट हैं। ये रिएजेंट क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को निकालेंगे अपने अंदर से। अब कैसे निकल रहा है देख लो, ठीक है। ये पूरा चैप्टर 8 आधा चैप्टर 8 यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, आधे से ज़्यादा चैप्टर 8 यहीं ख़त्म हो जाता है इतने थोड़ी सी जगह में, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप बोलोगे सर हमने जब इंटर में पढ़ा था तो पूरी 1 क्लास 2 क्लास लग गई थी, क्योंकि अभी हम रिपीटिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटिशन में जल्दी होती है चीज़ें, ताकि वो बच्चे जो NET का सेकंड अटैम्प्ट देने वाले 25 तारीख को, उनको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में हो, ठीक है। वरना फिर वही होगा कि अगली बार भी अगर नहीं नाकाम हो गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारे पास CH3 प्लस Cl माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा ही है। K प्लस OH माइनस Na प्लस NH2 माइनस K प्लस SH माइनस K प्लस Cn माइनस Na प्लस CH3O माइनस Na प्लस CH3COO माइनस। और अमोनिया को यहाँ पर हमें ब्रेक करना पड़ेगा NH3 को। और अमोनिया को ब्रेक कैसे करते हैं, हम इस तरह ब्रेक करते हैं, NH2 और H में ब्रेक कर देते हैं। NH2 और H में ब्रेक करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस। तो अब आपको न्यूक्लियोफाइल दिख सकते हैं बहुत सारे, दिस वन इज़ न्यूक्लियोफाइल, 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 दिस वन इज़ न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज है तो अब अटैकिंग शुरू हो जाएगी। हर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है Cl से, तो ये Cl तमाम जगह से लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर आ जाएगा, लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर आएगा। तो देखो क्या क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3OH बनेगा प्लस KCl, क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3NH2 और साथ में NaCl बनेगा। यहाँ पर बनेगा CH3SH और साथ में KCl बनेगा। यहाँ पर बनेगा CH3CN और साथ में KCl बनेगा। यहाँ पर CH3OCH3 बनेगा और साथ में NaCl बनेगा। यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड ONA बनेगा और साथ में NaCl बनेगा। यहाँ पर CH3NH2 बनेगा और साथ में HCl बनेगा। ये मैंने सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया, सबको मिला दिया, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास बन गए। इस सिनेरियो में हमारे पास जो कंपाउंड बने वो सारे के सारे क्या बने, अल्कोहल्स बने। इस सिनेरियो में सारे के सारे जो कंपाउंड्स बने वो क्या बने, हमारे पास अमाइंस बने। इन कंपाउंड में सारे के सारे जो हमारे पास बने उनको हम लोग बोलते हैं मर्सेप्टेंस, थायो अल्कोहल्स भी कह सकते हैं। मर्सेप्टेंस या थायो अल्कोहल्स बन गए। इस कंडीशन में हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स बने वो सारे के सारे हमारे पास या तो आप बोल दो साइनाइड्स बन गए या हमारे पास सारे के सारे नाइट्राइल्स बन गए। इस सिनेरियो में हमारे पास जो कंपाउंड बना ROR क्या बोलते हैं उसको, ये हमारे पास बना ईथर। इस सिनेरियो में हमारे पास है ना RCOONA, यकीनन जहन में आपके होगा, ये बना हमारे पास एस्टर। और इस सिनेरियो में हमारे पास ऊपर बन चुका है, दोबारा से बन गया, क्या बना, अमाइन। ये सारे बन गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। समझ में आ रही है बात यहाँ तक, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बन गए। एक न्यूक्लियोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट कर रहा है X को, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें कंपाउंड्स के नेम्स अलग अलग बन रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड्स अलग अलग नाम के साथ बन रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर जो CH3OH बना, अगर हम इसको नाम दें, इसका कॉमन में नाम दें तो कॉमन में इसका क्या नाम हो गया, कॉमन में इसका नाम हुआ मिथाइल अल्कोहल। IUPAC में इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथानॉल। कॉमन IUPAC नेम अलग अलग होते हैं। अब इसका नाम कॉमन में CH3NH2 का नाम कॉमन में हमारे पास बन जाएगा इसका नाम मिथाइल अमाइन, और IUPAC में इसका नाम बन जाएगा अमाइनोमीथेन। CH3SH
इसका नाम हमारे पास कॉमन में बन जाएगा मिथाइल मरकप्टन, क्योंकि SH आ जाता है तो ये मरकप्टन है, मिथाइल मरकप्टन। और IUPAC में इसका नाम बन जाएगा थायोमिथानॉल, थायोअल्कानोल के लिहाज से। CH3CN, इसका नाम हम अगर IUP कॉमन में देंगे ये हमारे पास बन जाएगा मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। और IUPAC में देंगे हम यहाँ पर इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइनोमीथेन, साइनोमीथेन बन जाएगा। ये कंपाउंड CH3OCH3 ईथर है, अल्काइल अल्काइल ईथर के लिहाज से नाम लिखते हैं कॉमन में। ये हमारे पास मिथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। और इसी को अगर हम IUPAC में लिखें तो अल्कोक्सी अल्केन के लिहाज से इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सीमीथेन। अगर इसमें आपको मसला हो रहा है तो फिर जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC का लेक्चर जब मैं कराऊंगा नोमेनक्लेचर का, तो वहाँ पर ये मसला क्लियर हो जाएगा। लेकिन यकीनन आप सब स्टूडेंट्स ने इसको सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, और उसके बाद फिर आगे आ रहे हैं तो क्रैश बैच में NAD के जो आपने अगर कोई सिंपल बैच पढ़ा तो उसमें भी पढ़ा होगा, और अब इस बैच में दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, मसला नहीं है। अगर पहली बार भी क्लियर नहीं हुआ था तो अभी जाकर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपाउंड हमारे पास बना, गलत कंपाउंड बना दिया मैंने, क्योंकि CH3COO जब जाकर CH3+ से अटैक करेगा तो यहाँ पर O के साथ CH3 अटैच होगा ना, मैंने दोबारा वही बना दिया और तुम लोग देख भी रहे हो। ठीक है, तो ये दोबारा से ये थोड़ी ना बनेगा, क्या बनेगा, O के साथ यहाँ पर क्या जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH3COO उसके साथ CH3 अटैक करेगा, तो प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, सब में यही हो रहा है ना। यार मैंने जोड़ा नहीं, अब इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं। अब ये भी अगर मैं इसको जोड़ूँ तो बहुत बच्चों वाली बात हो जाएगी, इसमें नहीं समझे, ऐसे ही हो रहा है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट चल रही है इसके अंदर, ठीक है, तो मैं इसको जोड़ नहीं रहा तो उसका ये मतलब नहीं कि ये जुड़ेगा नहीं, जुड़ना तो उसको भी है, बट ये अंडरस्टूड सी बात है कि पहले का प्लस दूसरे का माइनस और पहले का माइनस दूसरे का प्लस मिल जाते हैं। ऐसे हज़ारों रिएक्शन आपने ज़िंदगी में अपने किए होंगे केमिस्ट्री की किताबों में। तो मिथाइल डाईमिथाइल ईथर या मिथॉक्सीमीथेन दोनों में से कोई नाम हो सकता है। अब ये एस्टर है, एस्टर में डबल चेन चलती है, मिथाइल एसीटेट या तो उसको हम कह सकते हैं ये मिथाइल है, एसीटेट है, तो या तो हम इसको कह सकते हैं मिथाइल एसीटेट या तो हम इसको कह सकते हैं मिथाइल इथानोएट। ये ऊपर वाला कॉमन है, नीचे वाला IUPAC है, बाकी तो नाम ऊपर चला गया कि मिथाइल अमाइन या अमाइनोमीथेन। तो बच्चों ये हमारे पास जो थे ना, दीज आर एक्चुअली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स मैंने आपको बताई कि एक अल्काइल हैलाइड किन किन चीज़ों से रिएक्शन करके क्या क्या बना सकता है। बच्चे से इतना सा याद कर लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, खत्म, अल्लाह हाफिज़। तो न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता है ये भी तो पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल सिर्फ OH नहीं है, NH2 भी है, SH भी है, CN भी है, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ऑल दीज आर न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली। हर वो नेगेटिव चार्ज कैरियर न्यूक्लियोफाइल और इन सब हैलोजन से स्ट्रॉन्ग भी है। अब मैकेनिज्म की बात करें कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास असल में दो मैकेनिज्म पे चल रहा होता है। अब अगर यहाँ पर मैं मैकेनिज्म किसकी बात करूँ ना, मैकेनिज्म, जब मैकेनिज्म की बात करूँ तो आप जानते होंगे यकीनन कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इसकी हमारे पास दो तरह की मैकेनिज्म होती है, दो मैकेनिज्म पर चल रहा होता है ना, कि इट फॉलोज टू मैकेनिज्म्स, दो मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पहला हमारे पास क्या कहलाता है, पहला हमारे पास कहलाता है SN2 मैकेनिज्म, दूसरा हमारे पास कहलाता है SN1 मैकेनिज्म, इसके साथ ही आता है। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म हमारे पास क्या कहलाता है, दिस विल बी बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा हमारे पास SN1 कहलाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि ये चीज़ इतनी बोरिंग है ना कि अगर आप उसको एक एक दिन करके ये पढ़ोगे ना और बोरिंग हो जाएगा। ये एक साथ कर लो तो थोड़ा बोरियत फिर भी कम रहती है, कम से कम पता तो लग जाता है कि क्या है। और आप कल तो जाहिर सी बात है जिस एज के लिमिट में आप लोग पहुंच चुके हो ना, आप चाहते एक दिन में कहानी ख़त्म हो, ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, वो अब वो नहीं है कि एक एक दिन के अंदर मैं छोटे छोटे टॉपिक पर लोगों को बताते रहूँ, ऐसा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या है, एक समरी बता रहा हूँ। अब उसके बाद आपको जितनी डिटेल चाहिए होगी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में वो मैं देता रहूँगा, देयर इज़ नो इशू एट ऑल।
तो SN2 है हमारे पास, ठीक है। SN2 हमारे पास है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक हमारे पास है SN1 दैट इज़ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास है, इसकी सबसे पहली बात तो उससे सबस्ट्रेट क्या होगा कि ये हमारे पास SN2 होता है। 2 इसलिए कहते हैं कि इस रिएक्शन की जो मॉलिकुलरिटी होती है ना वो 2 होती है, ठीक है। इसको बढ़ा देता पहले कि इसको इसलिए कहते हैं कि इस रिएक्शन की जो मॉलिकुलरिटी है वो मॉलिकुलरिटी जो है वो 2 है। मतलब कि 2 मॉलिकुलरिटी होने से मतलब क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स इन स्लो स्टेप, कि स्लो स्टेप के अंदर इसके अंदर हमारे पास जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। स्लो स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, दैट्स वाई इसको इसके बायोमोलिकुलर कहा जाता है। और इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, इसका सबस्ट्रेट क्या होता है कि इसका सबस्ट्रेट हमारे पास होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या इसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहते हैं, ये इसका सबस्ट्रेट होता है। जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 रिएक्शन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अल्काइल हैलाइड 3 तरह के हमारे पास हो सकते हैं, प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर इस तरह से हो कि रेडिकल है कि हमारे पास कार्बन है और कार्बन के एक तरफ रेडिकल हमारे पास आ जाए और बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो और X हो, इस तरह के जो हमारे पास एक तरफ अगर रेडिकल कार्बन के अटैच हो तो यह फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप, दिस X6 फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के ये दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, उसके एक तरफ रेडिकल अटैच्ड है, ये हमारे पास 1 डिग्री या इसको इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी, ये बस प्राइमरी है, ये हमारे पास 1 डिग्री कहलाता है। दूसरा अगर ऐसा हो जाए कि R हो जाए, फिर H हो जाए, फिर यहाँ पर X हो जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ 2 डिग्री या उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। तो दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन। और अगर तीसरा क्या हमारे पास है कि R आ जाए, उसके बाद X आ जाए। अब यहाँ पर दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप और अल्फ़ा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल अटैच हैं, दिस इज़ 3 डिग्री और टर्शरी। तो अल्काइल हैलाइड्स की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 तरह के अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास बन सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो डिपेंड करता है कि अल्फ़ा कार्बन के कितनी तरफ रेडिकल्स अटैचमेंट है या अटैच हुए में। तो अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो वो हमेशा हमारे पास जो है वो SN2 रिएक्शन करेगा, और SN2 रिएक्शन हमेशा 1 स्टेप में, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 1 स्टेप रिएक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होता है कि जैसे कि अगर मैं मिथाइल कोई हैलाइड अगर मैं ले लूँ, मिथाइल क्लोराइड अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे एक कार्बन है, दिस हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और उसके रिएक्शन अगर मैं करा देता हूँ जैसे किसी निक्लोफाइल से, और सॉरी यहाँ पर Cl भी लगा हुआ है, और अगर मैं इसको किसी निक्लोफाइल जैसे OH- से इसका रिएक्शन करा देता हूँ, तो ये जो रिएक्शन होता है हमेशा एक्वस मीडियम में होता है, वाटर के प्रेजेंस में होता है, एक्वस मीडियम में होता है। और जितने भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो एक्वस मीडियम में होते हैं, वाटर के प्रेजेंस में होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि वो एक्वस मीडियम में होगा। तो ये हमारे पास एक्वस मीडियम में रिएक्शन हमारे पास होता है, और इस पर ये स्टेप हमारे पास स्लो स्टेप होता है। ये बॉन्ड ब्रेक होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और ऑक्सीजन जाकर इस कार्बन पर अटैक कर देता है, ठीक है। तो इस पर क्या होता है हमारे पास, अब होता क्या है यहाँ पर पूरा पहले यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड टूटना शुरू होता है कार्बन और हैलाइड का, वैसे कार्बन और OH का बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। ये आपके पेपर में भी आया था सेकेंड ईयर में, SN1 SN2 रिएक्शन कंप्लीट। तो वही चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है वैसे ही ये कार्बन OH के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास एक कार्बन, हाइड्रोजन, 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 3 बॉन्ड तो बने हुए हाइड्रोजन के साथ। अब एक को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं कि OH यहाँ जुड़ रहा है, और डॉटेड लाइन से शो करते हैं Cl यहाँ से निकल रहा है। तो ये बॉन्ड हाफ फॉर्म्ड है, ये हाफ ब्रोकन है। तो हाफ ब्रोकन और हाफ फॉर्म्ड अगर बॉन्ड आपके पास आ जाए तो इस वाले स्टेट को हम लोग एक खास नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। उसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है SN2 रिएक्शन के अंदर। फिर फाइनली क्या होता है कि पूरा का पूरा बॉन्ड कार्बन Cl का टूट जाता है और ये OH का जुड़ जाता है, तो हमारे पास CH3OH बन जाता है, मिथाइल अल्कोहल, और Cl- बाहर चला जाता है लिविंग ग्रुप। तो जिस वक्त ट्रांजिशन स्टेट होती है उस वक्त जो हाइब्रिडाइजेशन, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए MCQs के अंदर कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, तो कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज है, जो कि ट्राइगोनल प्लेनर शेप बन रहा होता है। ट्रांजिशन स्टेट में पहले sp3 होती है टेट्राहेड्रल, यहाँ sp3 है, फिर sp2 हो गई, फिर दोबारा जाकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आगे जाकर बन जाती है।
लेकिन ट्रांजिशन में sp2 होती है, क्योंकि 3 बॉन्ड सिर्फ होते हैं फुल्ली फॉर्म्ड होते हैं, बाकी 2 बॉन्ड तो हाफ ब्रोकन हाफ फॉर्म्ड है। ठीक है, तो ये MCQ उसके हवाले से ट्रांजिशन स्टेट में जो है sp2 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब उसके बाद हमारे पास SN2 के बाद SN1 रिएक्शन है, ये SN1 मैकेनिज्म है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये उसका थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। अब यूनिमोलिकुलर जो होगा ना बच्चे, वो जो है वो रिवर्स हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा इसके मुकाबले में यूनिमोलिकुलर। अब इसकी जो मॉलिकुलरिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, इसकी मॉलिकुलरिटी क्या आ जाएगी, चूँकि यूनिमोलिकुलर है तो मॉलिकुलरिटी 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि 1 मॉलिक्यूल इज़ इन स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, और इसका सबस्ट्रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सबस्ट्रेट क्या होगा हमारे पास, इसका सबस्ट्रेट होगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड, या जिसको हम कह सकते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, ये हमारे पास 2 स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट होगा, सिंगल स्टेप में हमारे पास ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें 2 स्टेप्स होंगे, इन्वॉल्व होंगे, सिंगल स्टेप में नहीं होगा, डबल स्टेप होगा, मल्टीपल स्टेजेस होंगे। स्टेप नंबर 1 हमारे पास जो होगा, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, इसमें हमारे पास स्टेप 1 में होगा फॉर्मेशन ऑफ C+ आइन। सबसे पहले C+ आइन बनेगा, इसको चूँकि ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, इसलिए क्या करेगा कि वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से एक साथ जो है वो अटैक और बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना एक साथ नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास ये आ गया कार्बन, ये आ गया हमारे पास CH3, ये आ गया हमारे पास CH3, ये आ गया हमारे पास CH3, और ये हमारे पास आ गया Cl। दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। चूँकि आप देख सकते हो अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडी करें। अब यहाँ पर चूँकि CH3 बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, अब चूँकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और ये भी Cl एक बड़ा एटम है, तो ये हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस से मुराद एक ऑब्स्टिकल, एक रुकावट प्रोड्यूस हो रही है कि अभी कहीं से भी न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक नहीं कर सकता, बल्कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर वेट करेगा और ज़रूर इंतज़ार करेगा कि किसी तरह से ये Cl पहले निकल जाए, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। ये पहला स्टेप होता है, और पहला स्टेप, यही स्टेप हमारे पास स्लो स्टेप होता है। इसमें एक ही मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं कि टेक पार्ट ले रहे हैं। पहले क्या होगा कि ये हमारे पास आप देख सकते हो कि C+ चार्ज जनरेट हो जाएगा और Cl- बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आयन हमारे पास बना, ये जो आयन हमारे पास बना, इसको हम लोग कार्बोनियम आयन कह सकते हैं। इसी को जो है वो फेडरल की बुक वगैरह में कार्बोकैटाइन कहा जाता है। तो कार्बोकैटाइन और कार्बोनियम आयन दे बोथ आर सेम। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब होगा अटैक इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा किस पर, C+ पर, मतलब कार्बोनियम आयन पर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यही CH3 ये जो कार्बोनियम आयन बना है, अब इस पर न्यूक्लियोफाइल कोई भी जैसे OH- आकर अटैक कर लेगा और इस तरह से हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बच्चों ये 2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN2 SN1, 2 में से एक। तो जितनी डिटेल हो सकती थी एप्टीट्यूड के हवाले से मैंने इसमें बता दी कि SN2 क्या होता है, SN1 क्या होता है। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक के एग्जाम्पल्स हैं, और अब इनमें ये जो आपका सबस्ट्रेट है ये डिसाइड करेगा कि SN2 होगा कि SN1 होगा। आपने देखा कि प्राइमरी के लिए SN2 होगा और टर्शरी के लिए SN1 होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। अब बच्चे पूछते हैं सर अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आ जाए तो क्या होगा, तो आपने प्राइमरी और टर्शरी के लिए तो बता दिया, बट व्हाट हैपेंस व्हेन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कम्स। तो अगर आपके पास 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आ जाए, आप इस सूरत में सॉल्वेंट डिपेंडेंट होगा कि आप किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो। अगर पोलर मीडियम होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा तो अलग कंडीशन है, और अगर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो अलग कंडीशन है। पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन जाएगा वो कैसे जाएगा, SN1 जाएगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट की सूरत में SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ये उसके लिए अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एज सब्सट्रेट मौजूद हो। अगर 1 डिग्री है तो SN2 पक्का है, और 3 डिग्री है तो SN1 पक्का है। समझ में आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब जाकर ख़त्म हो गया। किस तरह से अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल को अटैक करता है अपने ऊपर मसला। ये सभी कुछ मैंने बता दिया, एप्टीट्यूड से ज़्यादा ही बता दिया मैंने। चलो यार कोई मसला नहीं, मुश्किल पेपर पे आ गया अगर कोई तो कर लोगे, आसान पेपर के इतना बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आ जाएंगे हम इसके बाद एडिशन रिएक्शंस पर।
अब आते हैं एडिशन रिएक्शंस पर। एडिशन रिएक्शंस कौन करते हैं? याद रखना है कि एडिशन रिएक्शंस हमारे पास सारे के सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं वो हमारे पास एडिशन रिएक्शंस करते हैं। और एडिशन रिएक्शन में होता क्या है? एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक्स, पाई बॉन्ड टूटता है। वो रिएक्शन जिसमें पाई बॉन्ड टूटेगा वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन उसका उल्टा है। एलिमिनेशन जो होता है ना, एलिमिनेशन इसका रिवर्स है। इसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड फॉर्म्स, इसमें पाई बॉन्ड बनता है, उसमें पाई बॉन्ड टूटता है। अब बच्चों जो एडिशन रिएक्शंस हमारे पास हैं, एडिशन रिएक्शंस हमारे पास फर्दर 3 तरह के हमारे पास हो सकते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, 3 तरह के एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं हमारे पास है। एक हमारे पास हो सकता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन जैसे हमने देखा ना कि सब्स्टिट्यूशन 3 तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता है? सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रहा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और ये रहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस तरह से एडिशन रिएक्शन में 3 तरह के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है उसके बारे में स्विन बोर्ड के अंदर। फ्री रेडिकल एडिशन हो सकते हैं, दूसरा हमारे पास इसके अंदर हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो 3 तरह के एडिशन रिएक्शन पॉसिबिलिटी हैं। 3 तरह के एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो फ्री रेडिकल एडिशन में हमारे पास क्या होता है? कौन करता है? ये हमेशा बेंजीन करता है। बेंजीन करता है, बट ये जो है ना, ये रेयर केस या एक्सट्रीम कंडीशन की बात है। रेयरली ऐसा होता है, रेयरली इट हैपेंस। रेयरली ऐसा होता है। क्यों रेयरली होता है? चूँकि बेंजीन आप जानते हैं, बेंजीन होता है कैसा? बेंजीन होता है सैचुरेटेड। बेंजीन होता है सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। बेंजीन सैचुरेटेड होता है, और जो बेंजीन है ना, बेंजीन सैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड होने के बावजूद सैचुरेटेड है। वो उसके स्ट्रक्चर में मामला कुछ होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसलिए बेंजीन जो होता है वो आपका जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, जो मेन रिएक्शन है वो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो सारे लिखे हुए हैं आप। लेकिन बेंजीन रेयरली एक्सट्रीम कंडीशन पे क्या कर सकता है? एडिशन रिएक्शंस भी कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशन पे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमारे पास या तो हमारे पास अल्कीन्स करेंगे ये, या हमारे पास ये कौन करेंगे? अल्काइन करेंगे ये। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमारे पास करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास 2 हैं, एक हमारे पास है एल्डिहाइड और एक हमारे पास क्या है? कीटोन। इन सब के पास पाई बॉन्ड होता है। जिनके पास अनसैचुरेटेड होंगे उनके पास पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड को टूटने से ही एडिशन रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? पाई बॉन्ड के टूटने से एडिशन रिएक्शन होगा। कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100%। वो अलग बात है सर, हमने तो नोट्स में रट्टा मारा है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन है कॉन्सेप्ट। आपने नहीं पढ़ा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है टोटल कॉन्सेप्ट चले। कैसा कॉन्सेप्ट जोड़ रहा हूँ मैं? पूरी किताब का कॉन्सेप्ट है। अगर पूरी किताब जो 200 पेज की छापी जाती है 2 पेज भी लिख दी जाए ना ढंग से तो बहुत होता है, लेकिन हम बिला वजह के वर्डिंग्स में हम घूमते रहते हैं और वर्डिंग्स हमारा दिमाग ख़राब करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड, हैंस प्रूव्ड, ये सब वर्ड्स। एप्टीट्यूड के अंदर ये तमाम दिस इज़ कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड मैटर नहीं करते, कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। ठीक है, इसलिए देखो इतना पढ़ने वाले बच्चे भी टेस्ट रोक कर बैठे होते हैं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता, उन्होंने रट्टा लगाया होता जैसे, और कुछ नहीं किया होता। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब यहाँ पर नाम क्यों दे रहे हैं, किस तरह से नाम रखा जाता है? क्योंकि जब पाई बॉन्ड टूटते हैं ना तो 2 बॉन्ड फॉर्म होते हैं। एक पाई बॉन्ड को टूटने से एक पाई बॉन्ड बनता है, टूटता है तो 2 बॉन्ड बनता है ना भाई? एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। 2 कार्बन की वजह पाई बॉन्ड टूटा तो एक इधर बॉन्ड बनेगा, इधर बॉन्ड बनेगा। तो पहले एक अटैक करेगा, दूसरे बॉन्ड पर दूसरा अटैक करेगा। तो जो पहले अटैक करेगा ना उसके लिहाज से एडिशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। पहले कौन अटैक कर रहा है इसके बुनियाद पर। जैसे अल्कीन्स और अल्काइंस, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखें, मैं कोई इथीन ले लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसके साथ रिएक्शन करा देता हूँ मैं HCl का। ठीक है जी, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, हो गया एडिशन रिएक्शन पाई बॉन्ड के टूटने से। अब H प्लस है, Cl माइनस है। H प्लस प्लस चार्ज वाला मैंने बताया, प्लस चार्ज वाला क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, और माइनस चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल होता है।
सारी बातें इन्हीं चीज़ों के बीच में घूम रही है। तो क्या होगा कि पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन आकर अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में। पहले जब ये आकर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक तरफ आकर लग जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या होगा, फिर जाकर Cl नेगेटिव, ये फर्स्ट स्टेप पे अटैक करेगा, सेकंड स्टेप पे जाकर Cl नेगेटिव अटैक करेगा। क्योंकि पहले स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं अल्कीन्स। करना दोनों के, हम क्या करते हैं दोनों को एक साथ अटैच करते हैं H और Cl को, लेकिन असल में पहले H जाता है फिर Cl जाता है, पहले ये और सेकंड उसके बाद ये जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप पे चूंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, दैट्स वाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि एल्डिहाइड्स वगैरह कर देंगे। अब अगर हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं HC, एक एल्डिहाइड में तो मैं दिखाता हूँ HC डबल बॉन्ड OH, और उसके साथ रिएक्शन अगर मैं करा देता हूँ हाइड्रोजन साइनाइड का HCN का, देखो ज़रा, अब यहाँ पाई बॉन्ड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच लेगा, चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब H प्लस है, CN माइनस है, तो पहले अब यहाँ पर H प्लस अटैक नहीं करेगा, पहले जो न्यूक्लियोफाइल है ना ये अटैक करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, फिर जाकर ये सेकंड, फर्स्ट अटैकिंग इसकी होगी, सेकंड अटैकिंग इसकी होगी, समझ रहे हो। इस वजह से इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, जो एल्डिहाइड करता है। काम वही हो रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है, 2 बॉन्ड बनेंगे, लेकिन पहले कौन अटैक करेगा उसके लिहाज से रिएक्शन का नाम है। तो याद रखना MCQs में आएगा, एल्डिहाइड कैन अंडरगो डैश, 4 ऑप्शन होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको क्या लगाना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लगाना है, क्योंकि एडिशन तो करेगा, ये तो 100% है, पाई बॉन्ड टूटेगा तो। अब कौन सा करेगा, न्यूक्लियोफिलिक करेगा, चूँकि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है इसमें, और ये कौन सा कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर है बात समझ आ रही। बाकी और रिएक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्या रिएक्शन करें क्या बनाएगा, एप्टीट्यूड में नहीं पूछते, ठीक है। वो बिला हुआ जब 10-10 रिएक्शन करने बैठ जाता है बच्चे के बैठ के, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। NED में ये हुआ ना कि मुश्किल चीज़ पढ़ के गए, आसान चीज़ें पूछ ली गए, परेशान हो गए। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन का, सिर्फ बेंजीन करेगा, रेयर केस पर करेगा। 2 रिएक्शंस इसके हैं जो ये कर सकता है बेंजीन। पहला, अगर आपने ये बेंजीन लिया और बेंजीन का रिएक्शन आपने H2 से करा दिया, 3H2, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे। निकल कैटलिस्ट ले लिया हाई टेम्परेचर पे, तो ये क्या बन जाएगा, सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, हर जगह पर हाइड्रोजन अटैक हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। नेक्स्ट, आपने यही बेंजीन लिया और बेंजीन के साथ में Cl2 का रिएक्शन कराया, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में तो सारे पाई बॉन्ड टूटेंगे, और हर जगह पर क्या अटैच कर लेगा, जाकर टोटल 6 क्लोरीन लेंगे, तो हर एक जगह पर Cl आ जाएगा अटैक कर लेगा। तो इस कंपाउंड का हमारे पास नाम बन जाएगा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो ये एक साइक्लोहेक्सेन बन रहा है और एक हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। ये 2 बस एडिशन रिएक्शन है, बेंजीन की और कोई एडिशन सिन बोर्ड के अंदर नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि फ्री रेडिकल आकर सब्स्टिट्यूट हो रहे, वो ऐड हो रहे होते हैं जाकर। तो ये तो मैंने आपको बताया कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, 3 टाइप उसके। एडिशन रिएक्शन जितने भी होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होंगे। जब भी एडिशन रिएक्शन होगा पाई बॉन्ड टूटेगा, और जब भी एक पाई बॉन्ड टूटेगा 2 बॉन्ड बनेगा। अब 2 बॉन्ड में से पहला बॉन्ड अगर इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जैसे अल्कीन्स और अल्काइंस में, इथीन और इथाइन में। अगर पहला बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल बना रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में होगा। और अगर फ्री रेडिकल अगर अटैच हो रहा है पहले बार में, तो वो हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन जो कौन करता है, बेंजीन करता है। इसमें से एक बनेगा बेंजीन का हाइड्रोजन से रिएक्शन से साइक्लोहेक्सेन, और इससे क्या बनेगा, जब Cl2 से करेगा तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, परफेक्ट, 100% हो गया, बस ये होगी ख़त्म बात यहाँ। अब आ जाते हैं रिडॉक्स और एलिमिनेशन, 2 रिएक्शन है। पहले मैं आपको एलिमिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं रिडॉक्स रिएक्शंस आपको समझा दूंगा क्या है। अब जिस स्पीड से मैं बता रहा हूँ और जिस तरह से बता रहा हूँ, आपको लग रहा है वाकई में पूरा कोर्स सही है, ये आसान बात नहीं है। बोर्ड में जो लिखा हुआ है कोई चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ कितना छोटा आप ये चेक करो, तो वरना तो बहुत कुछ लिखा हुआ, अगर मैं बड़ा बड़ा करके लिखो तो एक में ही सिर्फ 4-5 बोर्ड हो जाए, ठीक है। तो ज़रा इसको समझना है, तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करो। लिखा हुआ तो शायद दिखा ना दिखा मुझे नहीं पता आपको। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है, टूटता नहीं है, बनता है। और इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपका चैप्टर 8 से आपका बन रहा है, ठीक है। ये आपका चैप्टर 8 से बनेगा जाकर, चैप्टर नंबर 8 जो आपका सेकेंडरी केमिस्ट्री का है, ये वहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा किसके साथ, KOH के साथ,
और ये इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल होगा, अल्कोहल की मौजूदगी में होगा। और क्या बनेगा आपके पास? अल्कीन बनेगा प्लस KX प्लस वाटर, ये 3 चीज़ें आपके पास बन जाएंगी। तो इसमें अल्कीन बनता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन की भी मैकेनिज्म की बात करो ना बच्चों, तो सेम वही 2 तरह के मैकेनिज्म इसके अंदर हमारे पास फॉलो हो जाएगी। सेम वही 2 तरह की मैकेनिज्म इसके अंदर हमारे पास फॉलो हो जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। सेम आप इसके अंदर करा सकते हैं E2 मैकेनिज्म फॉलो कर लेगा, और सेम ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर लेगा? E1 मैकेनिज्म फॉलो कर लेगा। E2 और E1 2 मैकेनिज्म ये फॉलो कर सकता है। E2 मैकेनिज्म में एक ही स्टेप के अंदर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, इससे पहले कि मैं E2 और E1 मैकेनिज्म बताऊँ, उसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि आपको मैं एक डबल बॉन्ड बनाकर दिखाऊँ, शो करूँ कैसे बन जाए पाई बॉन्ड इसके अंदर। तो यहाँ पर आप इसको देखें, एलिमिनेशन रिएक्शन में एक बॉन्ड बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 Cl, ठीक है। और इसके साथ रिएक्शन क्या आपका KOH, और ये जो रिएक्शन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हुआ है, अल्कोहलिक मीडियम में हो रहा है। ये रहा आपके पास फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। अब यहाँ बीटा हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड टूटता है, जैसे कि बीटा हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूट दिया तो H प्लस हो गया और कार्बन पे माइनस आ गया। दैट्स वाई कभी कभार हम इसी एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? तो पूछे आपसे तो हम बताएंगे ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन के एलिमिनेशन की वजह से ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ये बीटा हाइड्रोजन आप देख रहे हो, मैंने एलिमिनेट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और इसी स्टेप के अंदर आप देख सकते हो कि क्या हो रही होती है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है उसके अंदर, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें तो एलिमिनेशन जब होती है तो असल में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो रहा होता है। ये आप देख सकते हैं मैंने एक हेलोजन का बॉन्ड तोड़ा है और एक बॉन्ड किसका तोड़ा है? मैंने हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है ये। तो अब जब ये टूटेगा बॉन्ड, Cl नेगेटिव का बॉन्ड टूटेगा तो ये K के साथ अटैक कर लेगा और H जो निकलेगा वो इस OH के साथ अटैक कर लेगा। तो आप देख सकते हो K जब Cl से मिलेगा तो KCl, H जब OH से मिलेगा तो वाटर, और यहाँ ये बॉन्ड और ये बॉन्ड निकल गया तो क्या बचा? हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तब क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है इनमें। अब जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो बन गया अल्कीन इसके अंदर। तो जब भी किसी अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अब आप बोलोगे सर ये रिएक्शन भी तो ऐसे ही था जो आपने यहाँ पर कराया। एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पर तो बजाय एलिमिनेशन होने की यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपने जो मीडियम यूज़ किया वो कैसा यूज़ किया? एक्वस वाटर, और यहाँ पर जो आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो अल्कोहलिक है। सेम रिएक्शन अगर यहाँ तुम अल्कोहल निकाल दो ना और वाटर डाल दो, तो बजाय इसके कि ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के ये Cl हटा के OH लग के इथाइल अल्कोहल बन जाएंगे यहाँ पर। तो बहुत न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों चैप्टर 8 में आते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा एक जैसे होते हैं। SN1 SN2 और E1 E2 एक जैसे होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है यहाँ पर अल्कीन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन हेलोजन दोनों रिमूव हो रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 मैकेनिज्म है, पहला मैकेनिज्म E2 है, दूसरा मैकेनिज्म E1 है। सेम मेथड से सेम तरीके है, सब कुछ सेम है। वहाँ पढ़ लिया तो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा बताऊँगा। ये हमारे पास कैसा हो गया? बायोमोलिकुलर हो गया, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये कैसा हो गया? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी मोलिकुलरिटी 2, इसकी मोलिकुलरिटी 1, सारी चीज़ें सेम एग्जैक्टली वैसी आ जाएंगी। ये इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? कौन सा डिग्री अल्काइल हैलाइड? E2, जैसे SN2 किस में होता है? 1 डिग्री में होता है, तो 1 डिग्री या प्राइमरी में होगा ये। और इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? ये किस में होगा? कौन सा अल्काइल हैलाइड में? 3 डिग्री या टर्शरी में। और 2 डिग्री में क्या होगा? ये वाली सिचुएशन होगी, सॉल्वेंट डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स कितने होंगे यहाँ पर? जो स्टेप्स होगा E2 के अंदर कितने स्टेप होंगे? 1 स्टेप होगा, सिंगल स्टेप में होगा, और उसके अंदर कोई ट्रांजिशन स्टेट आएगी। जबकि ये कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप्स में होगा। क्या इसमें ट्रांजिशन स्टेट होगी? E1 में कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती। आई बात समझ में?
तो ये हमारे पास हो गया, दैट इज़ एलिमिनेशन E1 E2, इतना याद रखें उसके बारे में। अब लास्ट फाइनल रिएक्शन हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिरी जो रिएक्शन करता है ना वो रिडॉक्स करते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये कर रहे होते हैं। इसके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं करता, आखिरी यही है। क्योंकि सारे बता दिए मैंने, अब किताब खोलकर देखते जाओ यही सब लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ पूरी किताब में। अब चूँकि जाहिर सी बात इस सेशन में इतना ज़्यादा पढ़ाया है ना इसको, तो अब रट्टा लग गया, इसलिए मैं एक साथ में बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको। इतना पढ़ा दिया इसको इस सेशन में, लेकिन इस सेशन में हर बच्चे को जुनून था एप्टीट्यूड करने का, बहुत करा है एप्टीट्यूड इस सेशन में। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है ऑक्सीडेशन और एक हमारे पास है रिडक्शन। दोनों में डिफरेंस है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, और रिडक्शन का मतलब क्या होते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, दैट इज़ ऑक्सीडेशन, दैट इज़ रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन जो हो सकता है ना, उसमें से एक तरीका तो होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन के अंदर, एक तरीका तो हो सकता है कि इसमें हम O2 इस्तेमाल कर लें, और जब O2 इस्तेमाल कर लेंगे ना तो फिर वो कंबस्टन हो जाएगी। फिर सारे तरीका सेम है, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लो, जब उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो हमेशा क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मीथेन, इथेन, किसी को भी जलाते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अगर ऑक्सीडेशन में आप ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करो O2, और अगर आप O2 नहीं कर रहे बल्कि आप नेसेंट ऑक्सीजन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, नेसेंट ऑक्सीजन जो हमेशा कहाँ से आ रहा होगा? किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जाकर आपके पास आ रहा होगा। किस ना, अभी नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा होगा? ये नेसेंट ऑक्सीजन या तो आपको KMnO4 निकाल कर दे रहा होगा, या K2CrO4 दे रहा होगा, या K2Cr2O7 दे रहा होगा। ये सारे हमारे पास कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनसे निकलता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। अब अलग अलग कंपाउंड्स की डिफरेंट, अब आपको बस ये याद रखना है कि किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, इतना याद रखना है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इथीन है C2H4, इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है? इथीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है पता है किसी को? C2H4 की नहीं पता, किसी को नहीं पता, बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। अगर आप इथाइन की करेंगे C2H2 की, लेकिन अगर कोल्ड कंडीशन में तो आपके पास बनेगा फॉर्मिक एसिड। बस आपको ये याद रखना है कि एडिशन प्रोडक्ट क्या क्या है। अगर आप इथाइन का करते हैं हॉट कंडीशन में तो क्या बनेगा आपके पास? ये हमारे पास फिर बनेगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इसी तरह से अगर आप बेंजीन की करते हैं C6H6, बेंजीन की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपके पास बनता है मैलिक एनहाइड्राइड, मलिक साहब जिसको हम लोग बोलते हैं। स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इस तरह से अगर आप किसी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं, सॉरी जब आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं किसी भी एल्डिहाइड की, तो वो आपको क्या देता है? अल्कोहल दे देता है। तो ये आपको सेवरल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट पता होने चाहिए कि इथीन से इथाइल ग्लाइकोल बनेगा, इथाइन की ऑक्सीडेशन करेंगे हॉट कंडीशन पे ऑक्जेलिक एसिड, कोल्ड पे फॉर्मिक एसिड, बेंजीन की ऑक्सीडेशन करने से मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, और एल्डिहाइड जितने भी उनके ऑक्सीडेशन करेंगे उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या बनेगा हमारे पास? अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो है ना, ये वाला हमारे पास दिस इज़ कंबस्शन, ऊपर जो है कंबस्शन है ना, चूँकि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो वो क्या बनाता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। फाइनल और आखिरी चीज़ हमारे पास होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के अलावा रिडक्शन भी हो सकता है, बहुत बार आप लिखते लिखा होता है रिडक्शन ऑफ फलाना, रिडक्शन ऑफ ढिमकाना, तो बच्चे टेंशन में आते हैं क्योंकि इतना सारा पहले पढ़े, रिडक्शन भी पढ़ो आप, तो ना उसके रिडक्शन के चक्कर में ना ये याद रहता, ना ये याद रहता, सब फालूदा बन जाता है। तो अब इसमें क्या, रिडक्शन बड़ी सिंपल चीज़ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव करना किसी मॉलिक्यूल से, तो दैट इज़ रिडक्शन, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब उसके लिए रिडक्शन के लिए नॉर्मली हम पता है क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? रिडक्शन करने के लिए नॉर्मली हम या तो नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लेते हैं, रिडक्शन करना है ना अगर आपको, तो या तो आप नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लेते हो, या तो फिर आप H2 इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन उसके साथ आप निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हो। क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन तो पहले ही बहुत रिएक्टिव होता है, तो नेसेंट हाइड्रोजन तो डायरेक्टली हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाए तब भी रिडक्शन है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तब भी रिडक्शन है। तो ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है? ऑक्सीजन को खींच के बाहर निकाल सकता है।
या आप H2 ले लोगे निकल के प्रेजेंस में, तब भी ऑक्सीजन को खींचकर बाहर निकाल देगा। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे मशहूर हमारे पास जो रिडक्शन होती है ना, वो होती है अल्कोहल्स की रिडक्शन। क्योंकि अल्कोहल्स की जब रिडक्शन होती है तो एल्डिहाइड बनता है। उल्टा है ना, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनेगा और अल्कोहल के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनेगा। अब कैसे बनेगा देख लो। हमारे पास जैसे कि कोई हमारे पास अल्कोहल आ गया, जैसे HC हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे OH लगा लेते हैं, ये मिथाइल अल्कोहल है, मिथानॉल, दिस इज मिथानॉल। और मिथानॉल का रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से जाकर कराया, सॉरी ऑक्सीजन नहीं करा, ऑक्सीडेशन नहीं करनी, सॉरी गलती हो रही है, किससे कराया, हाइड्रोजन से करा लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। नहीं यहाँ पर एल्डिहाइड की मतलब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एल्डिहाइड में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो अल्कोहल बनता है। नहीं यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग चाहिए होगी। एल्डिहाइड्स और अल्कोहल के अंदर एल्डिहाइड में ऑक्सीजन ऐड करने से तो नहीं बनता ना अल्कोहल, गलत हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पर गलत बना दी है। हाँ, एल्डिहाइड्स में जब हम रिडक्शन करते हैं तो बनता है अल्कोहल। तो इतने सारे में यार एक गलती हो सकती है, जिसको दूध बात हो जाती है, ठीक है। तो वही गलती तो इंसान मुझसे भी हो सकती है भाई, इतनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एक चीज़ तो गलत बताऊँगा, ठीक है। वो भी इसलिए कि कभी कभार हो जाता है, 1.5 घंटे की क्लास सेकेंड हो चुकी है, उसमें मामला हो जाते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन में ये कह रहा हूँ कि जब आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, ये सही तरीका है। रिडक्शन में आएगी ये बात, अब करके देख लेते हैं। एल्डिहाइड हमने देखा, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, एल्डिहाइड आ गया, इसकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन करने से मुराद H इसमें ऐड कर देना है। जैसे हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपके पास मिथानॉल मिथाइल अल्कोहल। तो एल्डिहाइड तो रिडक्शन में क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन को या तो ऐड कर रहे होते हैं या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों चीज़ें हमारे पास रिडक्शन कहलाती हैं। और ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन को ऐड कर रहे होते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे होते हैं। दोनों चीज़ों की सूरत में हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अभी हमने देखा, इसमें कंप्लीट अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ना, वो 4 तरह के होते हैं। या तो सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है, या एलिमिनेशन हो रही होती है, या एडिशन हो रही होती है, या रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। अगर सब्स्टिट्यूशन होती है तो या तो इलेक्ट्रोफिलिक, या तो न्यूक्लियोफिलिक, या तो फ्री रेडिकल। अगर एडिशन हो रही है तो फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। अगर एलिमिनेशन हो रही है तो एलिमिनेशन में बस E1 और E2 मैकेनिज्म देखते हैं, जैसे इसमें SN1 SN2 देखते हैं। और अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो या तो रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, ये सारे डिफरेंट ऑक्सीडेशन याद रखें। नेसेंट ऑक्सीजन की सूरत में ये सब बनते हैं। और अगर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ले लो तो जल जाता है। हाइड्रोकार्बन जब भी जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। और रिडक्शन की जब हम बात करें तो एल्डिहाइड, और रिडक्शन में क्या होता है, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। बात समझ में आ गई सारी, क्लियर है।